सिंधु सभ्यता की यदि बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो रेडियो कार्बन जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्या है मानी जाती है। लगभग ये क्या है, एक क्या है अनुमानित है, ध्यान रखना। तो ये पूछा जावे कि पुरानी वस्तुओं की खोज या विश्लेषण किससे किया जाता है, तो रेडियो कार्बन C14 से, ठीक है ध्यान रखना, किससे किया जाता है, 14 से किया जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक तथा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन, कैसी थी भाई, कांस्य युगीन। जबकि विश्व की सभ्यता, विश्व की अन्य सभ्यता ताम्रयुगीन थी। बात समझ आई। लेकिन सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो कैसी थी, कांस्य युगीन। और यदि और अन्य की बात करें, जैसे की बात करें कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, तो ये जितनी भी सभ्यता थी ये सब कैसी थी भाई, ताम्रयुगीन। बाकी अगर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की तो कैसी थी, कांस्य युगीन। बात समझ में आ गई दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें अच्छे से। पूछा जा सकता है कि आपसे सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो वो ध्यान रखें कौन सी थी, मेसोपोटामिया। क्या थी, सबसे प्राचीन, ध्यान रखें भाई कैसी थी, सबसे प्राचीन। गलती से भी आप सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल ना लगा दें। इसी तरह तो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का आप ध्यान रखें कि सिंधु सभ्यता में क्या है, मेसोपोटामिया का भी जिक्र है, तो वो उससे पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी प्रस्थ सुतकांड और बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल कौन सा, आलमगीरपुर, ठीक है, उत्तरी स्थल मांडा, और दक्षिणी की बात करें तो दायमाबाद। ध्यान रखें, तो चार बस्तियों का वर्णन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझेंगे। सिंधु सभ्यता, ऐसे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से और इसको समझते हुए भी चल सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के ऐसे चार भाग हमें बनाने हैं, चार तरह की बस्तियां हैं, ठीक है ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पूर्व की बात करेंगे। यदि हम पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पे अपने यहाँ है आलमगीरपुर, आलम आलमगीरपुर, कहाँ पे पड़ेगा, मेरठ में पड़े है ना। फिर इसमें बाद इधर आऊंगे तो अपना कौन सा, इसकी बात करें तो वह है सुतकांडोर, गुजरात का क्षेत्र है भाई, अपने गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। ऊपर जाऊंगे तो कौन सा है, मांडा, तो वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। यदि नीचे जाओगे दैमाबाद, तो अपने कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है। और दैमाबाद से ध्यान रखना कौन सा चिन्ह मिला था, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह आप सब जानते ही हैं, ठीक है, ये यहाँ से मिला था। देखेंगे ध्यान से भाई, तो दैमाबाद दक्षिणी कौन सी होगी, दैमाबाद, इसमें अपना चलेंगे, पहला क्या है आलमगीरपुर, सुतकांडोर और अपना मांडा, ठीक है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो कैसी थी भाई, नगरीय सभ्यता थी, इसका ध्यान रखें। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। और इन्हीं के बारे में हमें क्या है, ज़्यादा जानकारी रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए वे कहाँ पर थे, गुजरात में, ठीक है ध्यान रखें। लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता के क्या थे, बंदरगाह थे, ठीक है ध्यान रखना, क्या थे, बंदरगाह। लोथल, लोथल कहाँ है अपना, गुजरात में है, इनका ध्यान रखें। जितवे खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगन से मिलते हैं, ठीक है। आगे है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो वो थी अन्नागार, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार प्रमुख स्मारक है, जिसमें के मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर क्या है चौड़ा और एवं 2.43 मीटर क्या है गहरा है।
अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिल रही है। इसके चारों हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। और इसीलिए इसे क्या बोला गया है? पशुपतिनाथ। इसके चारों तरफ क्या है? पशु है, इसीलिए इसे क्या है? पशुपतिनाथ। आगे चलकर इसे ही क्या माना जाएगा? शिव। आगे चलकर इसे ही क्या माना जाएगा भाई? शिव माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो मोहनदत जोड़ों से नरगति की एक कांस्य मूर्ति मिली। ठीक है, ध्यान रखना। कैसी मिली थी? कांस्य मूर्ति मिली थी। इसका भी आप ये अच्छे से याद रखें। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है। किसका? एक सरंगी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं समझाऊंगा आपको ध्यान से। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका सब हो ही गया। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, यदि मैं बात करूं लिपि की इसकी, वो है भाव चित्रात्मक। कैसी है? भाव चित्रात्मक। यानी कि भाव के द्वारा क्या है? चित्रों को देखकर क्या है? अपने भाव उत्पन्न करना। और ध्यान रखना, मैंने कहा कि क्या है? अध ऐतिहासिक काल है, यानी कि कुछ पढ़े गए कुछ नहीं पढ़े गए। तो लगभग अब भी कितने 300 शब्द अब भी ऐसे हैं, यदि मैं बात करूँ 300 शब्द ऐसे हैं जो नहीं पढ़े गए, जो नहीं पढ़े गए। बात समझे? तो 300 शब्द लगभग आज भी ऐसे हैं जो अभी तक पढ़े नहीं गए। तो आप चाहो तो इतिहास में अपना क्या है? नाम कर सकते हो। आप उनको देखें, पढ़ें, घूमें, लोथल में जाए, है ना, गुजरात में जाए, यानी कि सिंध में जाए, पाकिस्तान में, कोई दिक्कत नहीं है। वार बेशक चल रहा हो, आप जा सकते हो। ठीक है भाई। तो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक का मतलब देखो ध्यान से, किस ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर। ये ले क्या है? लेफ्ट, ये क्या है? राइट। तो इधर से लिखी जाती थी। जैसे कि क्या लिखी जाती है? अरबी फारसी। कैसे लिखी जाती है? अरबी फारसी, है ना, ध्यान रखना, ये वाली उर्दू वाली लिपि। तो क्या है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब इसमें है एक पॉइंट और है, ध्यान समझ, कि जब अभिलेख एक अधिक पंक्ति होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं ऐसे स्टार्ट कर दूँ इसे, ये राइट से ऐसा होगी, तो ऐसे चलती चल जाओगी, फिर ऐसे चलती जाओ। ये ही लेख पढ़ने की कला है। ऐसे ही हमें क्या करना? पूरा का पूरा पढ़ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समाप्त नहीं होती लाइन, ऐसे चलती रहेगी। तो यही चीज़ समझाने की बात है कि ये लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती। ठीक है, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पत्ती अपनाई थी। ग्रीड पत्ती क्या है? ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझेंगे आप। ग्रीड पद्धति। ग्रीड पत्ती का मतलब है कि 90 डिग्री के कोण पर काटना। ग्रीड पत्ती मतलब है 90 डिग्री का कोण, यानी कि ऐसे। ऐसे बसना कि कहीं से भी आप देखोगे तो कैसा है? 90 डिग्री का कोण बना आपको क्या है? मिलेगा। तो इसे क्या बोल रहे हैं? ग्रीड पद्धति। तो इस पद्धति पर क्या है? पूरी तरह से क्या है? नगर बसे हुए थे। बात समझ आए दोस्तों? तो बात को समझेंगे। न कहा कि सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाते थे? तो ग्रीड पत्ती अपनाते थे। घरों तथा दरवाजे खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। इनका आप ध्यान रखें। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तुतकोदप, कालीबंगन और लोथल से सेंधवकाली घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तोल की इकाई के लिए संभवतः 16 का अनुपात था, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। एक तो क्या था? वस्तु विनिमय था। एक तो क्या चीज थी? वस्तु विनिमय। ध्यान से समझेंगे। वस्तु विनिमय, इसका मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि अनाज के बदले क्या मिलेगा? चावल। और यदि यो 1 केजी है तो यो भी कितना मिलना चाहिए?
1 kg। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे दाल के बदले हमने क्या करा, चावल लिए, तो वो भी कितना पड़ना पड़ेगा, 1 के बदले 1। तो इसे क्या बोल रहे हैं, वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो बाट का प्रयोग बताया गया है वो कितना बताया गया है, तो वो जो तोल की इकाई थी होती 16 का अनुपात। यदि कोई भी चीज़ हम लेंगे तो 16 के अनुपात में। तो यानी कि 16 का ही अनुपात क्या है, 16 का आपका पहाड़ा क्या है, लगातार चलता रहेगा। कोई भी चीज़ अगर लेंगे तो 16 अगर ग्राम है तो 16 ग्राम ही लेनी पड़ेगी। 16 किलो था उस टाइम पे तो 16 किलो ही लेने का, इससे कम बिल्कुल भी नहीं। 32 ले सकते हो, डबल कर सकते हो, 1.5 भी नहीं चलने का। तो सीधा सीधा अनुपात था, 16 का अनुपात था कि उसी के अनुसार क्या है किसी भी चीज़ का लेन देन आपसे क्या है होगा। तो ये बात समझने की है। बात समझ में आई दोस्तों। तो तोल की इकाई संभवतः कितने अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी। सैंडो सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहियों की बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो बैलगाड़ियों का प्रयोग ये करते थे अपना। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है ना, ध्यान रखना। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहलुआ शब्द जो है सिंधु सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेहलुआ शब्द के लिए। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता को धरती को उर्वरता की देवी मानकर ही उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका ध्यान रखें कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो उर्वरता की देवी, यानी कि जिसे हम क्या कहा जा सकता है, मातृ देवी। हम उसे क्या बोलेंगे, मातृ देवी, है ना। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की क्या है, देन है। आपको पता ही है कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला था, मैंने अभी जस्ट अभी बताया था कि कहाँ से, तो दैमाबाद से। ठीक है, ध्यान रखना, दैमाबाद से क्या है, ये आपको चिन्ह मिलेगा, दैमाबाद से मिलता है। इस चिन्ह में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना प्रचलित थी। ठीक है, यानी कि वही उर्वरता की देवी को मानेंगे तो इसमें क्या है, मातृ देवी, धरती को क्या है, माता माना गया है, तो मातृ देवी की ही इसमें क्या करी जाएगी, पूजा की जाएगी। बात समझ आई दोस्तों। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मरण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया था कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। और ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पे क्या बनते थे, औजार, हिंदू सभ्यता के जो औजार थे, एक तो था ही क्या, अपना कुल्हाड़ी। बाकी इससे अलग भी थे जो किसके बने थे, स्फेटिक के। स्फेटिक मतलब पत्थर के। ठीक है, ध्यान रखना, किसके, पत्थर के। और दूसरा क्या था, किसके बने होते थे, एक था मिट्टी के। 3 तरह के यहाँ पे क्या है, औजार मिलेंगे हमें देखने के लिए। एक औजार था कुल्हाड़ी, वो जो किसका बना था आपको पता ही है, तो किसका, तांबा का। और वे स्फेटिक पत्थर के बने हुए भाले मिलते थे, है ना। मिट्टी के हल मिलते थे। तो बहुत सारे औजार क्या है, अलग अलग तरह के मिलते थे। आगे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे मिलेगा आपको स्त्री मरण मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। किसकी पूजा करते थे, माता की पूजा करते थे, तो उसे हमने क्या बोलते हैं, मात्र सत्तात्मक, यानी माता की क्या है, ज्यादा मानी जाने वाली बात। तो सैंधववासी सूती या ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो वो क्या है, तलवार। तलवार जो बनी थी वो सबसे पहले किसकी बनी थी, लोहे की। और कब बनी थी, 800 ईस्वी में बनी थी जाकर, ध्यान रखना भाई। तब तक वहां पे क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, 800 ईस्वी पूर्व में। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए था और किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवर्ता सैंधव सभ्यता में क्या थी, प्रचलित थी। पहले से ही पर्दा प्रथा क्या है, पूरी तरह से चली हुई थी। शवों को जलाने और गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं क्या है, प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को क्या करा जाता था भाई, दफनाया जाता था। जबकि मोहनजोदड़ो में प्रथा को क्या करा जाता, जलाने की क्या थी, प्रथा थी। लोथल और कालीबंगन युग्म समाधियां मिलती थी, है ना, दोनों तरह के। लोथल और कालीबंगन क्या है, युग्म समाधियां मिलती थी। युग्म का मतलब क्या है, युग्म समाधान, इसको मैं लिख सकता हूँ, युग्म समाधान। इसका मतलब है, युग्म का मतलब है स्त्री प्लस पुरुष दोनों।
युग्म का मतलब क्या हुआ है, जोड़ा। तो बात समझे। तो जोड़े जो मिलते थे वे कहाँ पर, लोथल और कालीगंगन में मिलते थे। स्त्रियों के साथ में क्या है, पुरुषों के भी क्या है अवशेष क्या है पाए गए हैं। बात समझ आए दोस्तों। तो सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण क्या बताया जाता है, तो वो क्या है, बाढ़ था। ध्यान रखें भाई यहाँ पर अच्छे से। आग में पकी मिट्टी को क्या बोला जाता था, टेराकोटा। जिसकी क्या बनाई जाती थी, मुद्राएं। जिसकी क्या बनाते थे, मुद्राएं। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, इसमें कहा कि शवों को जलाने गाड़ने की दोनों प्रथाएं थे। हड़प्पा में क्या है, शवों को क्या है, दफनाया जाता था। तो हड़प्पा को क्या बोला जाता है, हड़प्पा को आपको पता है कि एक जगह है मोहनजोदड़ो, को क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला। क्या कहा जाएगा, मृतकों का टीला। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे क्या है, शवों को क्या है, दफनाया जाता था। तो उसे क्या बोला गया है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। इसमें कुछ नए हैं, जैसे कि हम इन्हें देखेंगे, जैसे कि एक है रोपड़, है ना, एक राखी गढ़ी है। इन चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ बात समझेंगे। तो रोपड़ जो जगह है वो पंजाब की है। रोपड़ कहाँ पर पड़ेगा भाई, पंजाब में। यहाँ पर जो साक्ष्य पाए गए हैं वो किसके पाए गए हैं, कुत्ते के। किसके पाए गए, कुत्ते के। वो भी किसके साथ, उसके मालिक के साथ, यानी कि पुरुष के साथ में क्या है, कुत्ते के साक्ष्य पाए गए। कहाँ पर, रोपड़ में। ऐसी एक जगह है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी पड़ेगा हरियाणा, हिसार में, है ना। हिसार एक जगह है हरियाणा की, वहाँ पे पड़ेगा राखी गढ़ी। यहाँ पर जो पाए साक्ष्य पाए गए वो है डेयरी के साक्ष्य। किस चीज़ के पाए गए, डेयरी के साक्ष्य। डेयरी के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए थे, तो राखी गढ़ी में। कुत्ते के जो साक्ष्य पाए गए वो कहाँ से, रोपड़ पंजाब से पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और ये पूछा जा सकता है कि वो जो बनाई जाती है वो क्या बोले, तराजू। तोल के लिए जो तराजू बनाए गए थे वो तराजू किसके बने हुए थे, तो वो थे हाथी के दांत के। हाथी के दांत के बने हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना। और कब्रिस्तान जो थे, कब्रिस्तान को जो है एच से और R37 से क्या है, इनको प्रदर्शित किया जाता था, कब्रिस्तान को। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। बाकी जब इसके नए उसमें क्या है, प्रैक्टिस सेट बनाकर नए क्वेश्चन बनाकर जब बनाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ पर कवर होंगे। बात समझ में दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। कौन कौन से, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास जो माना था स्थान, वो कौन सा था, मध्य एशिया। ध्यान रखना, मैक्स मुलर ने जो स्थान उनका माना था कौन सा, मध्य एशिया। जो बात करी गई कि सबसे पहले कहाँ का आकर बसे थे, तो कहाँ पर, पंजाब में। ठीक है। आर्य सबसे पहले कहाँ पर आए थे भारत में, तो पंजाब में। लेकिन उनका जो मूल निवास है, जो जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो वे कहाँ के थे, मध्य एशिया के। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे देखेंगे, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। यदि हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो कैसी थी सिंधु सभ्यता, तो वो कैसी थी भाई, शहरी। यदि हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो वो कैसी थी अभी हमारी, शहरी। क्योंकि वो ग्रिड पद्धति पर क्या है, बनी हुई थी पूरी तरह से, पूरे अच्छे से बसी हुई थी। लेकिन आर्यों की बात करेंगे तो आर्यों कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा कैसी है, तो कैसी थी, संस्कृत भाषा थी। यदि मैं एक बात बोलूँ कि आर्य शब्द का अर्थ है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आर्य शब्द का अर्थ है, ध्यान रखना भाई, श्रेष्ठ। क्या है, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है। बात समझे दोस्तों। यहाँ देखिए, आर्य ने प्रशासन की इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटे गए थे। तो सबसे छोटा जो भाग था कुल, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विश्व, उससे बड़ा जन, उससे बड़ा राष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। कुल यानी कि क्या है, परिवार। कुल का मतलब क्या है, परिवार। उसके बाद गांव, उसके बाद क्या है आपका तहसील, उसके बाद क्या है जिला, उसके बाद पूरा देश यानी कि राष्ट्र, है ना। तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, 5 तरह के क्या है, इनके भाग है, किसकी, प्रशासनिक इकाई की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा था, तो कितने भागों में, 5 भागों में बांटा था। आर्यों की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो क्या थी, कुल। सबसे छोटी क्या है, कुल। और सबसे बड़ी क्या है, राष्ट्र है। इनका आप ध्यान रखें अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है कि ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामीणी। और विष के प्रधान को क्या बोला जाता था? विस्पति कहते थे। जन के शासक को क्या कहा जाता था? राजन। ठीक है। तो राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। दूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा की सहित कितनी होती थी? तो 12 करती थी। ठीक है। पूरब। पूरब क्या था? दुर्गपति एवं स्पष्ट। जनता की गतिविधियों को देखने वाले को क्या बोला जाता था? गुप्तचर। ठीक है, ध्यान रखें। वाजपुर, वाजपति का मतलब था गोचर भूमि का अधिकारी, है ना। उग्र का मतलब क्या था? अपराधियों को पकड़ने वाला, पकड़ने कार्य करने वाला। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली क्या थी? संस्था थी। अभी हमने पढ़ा था सभा और समिति क्या थी, यहाँ पर अभी पीछे वेदों में पढ़ा था। तो प्रजापति की पुत्रिया। प्रजापति की क्या थी भाई? पुत्री। कब? वेदों में। यदि मैं वेदों की बात करूँ तो वेदों में क्या था? प्रजापति की 2 पुत्री। और आर्यों के समय की बात करें तो सभा समिति क्या थी? क्या थी? सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संख्या थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। किसके? सभा के, है ना। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ था गायों की खोज। और यहीं पे एक शब्द की और बात करेंगे यहीं पे, तो वो है अधन्य। अधन्य। अधन्य शब्द का अर्थ है मारने योग्य नहीं। मारने योग्य नहीं। और इसका जो प्रयोग करा, अधन्य शब्द का जो प्रयोग करा हमने, वो किस किस पशु के लिए करा? तो वो करा, ध्यान रखना, गाय के लिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया है? अधन्य का। गविष्ठ शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गायों की खोज के लिए। ठीक है। गाय को न मारने के लिए अधन्य, और गाय की खोज के लिए गविष्ठ। ये ध्यान रखें अच्छे से, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों पॉइंट। तो गविष्ठ शब्द का जो अर्थ है वो है गायों की खोज, और अधन्य का शब्द है मारने योग्य नहीं। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें सुदास ने 10 जनों यानी 10 राजाओं के साथ में क्या है? युद्ध करा था, और जिसमें विजय भी कौन हुआ था? सुदास हुआ था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो किसे मिलेगा? तो वो आपको 7वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये भी हमने बताया था कि 4 वर्ण थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये सब चारों के चारों हैं। उनकी पहचान भी बता दी थी कि किसकी पहचान किससे होगी। तो ये है कि ब्राह्मण की किससे होगी? मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, और वैश्य की जांघों से, और शूद्र की उसके पैरों से होगी। ठीक है। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। बात समझ में आई? आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे यहाँ। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ से समझेंगे। अभी सिंधु सिंधु सभ्यता की यदि मैं बात करूं तो यो कैसा था? मात्र सत्तात्मक। और यदि हम बात करें आर्यों की, तो ये कैसा है? पितृसत्तात्मक। कैसे याद होगा? याद करने के लिए आर्य ध्यान रखना कौन थे? श्री राम। श्री राम क्या थे? आर्य थे। और किसकी आज्ञा से वनवास हुआ था? किसकी आज्ञा से वनवास करा था भाई? तो वो किसकी? पिता की। नहीं तो माँ की आज्ञा चलती थी, यानी कि मात्र सत्तात्मक होता तो माँ पहले ही उसको बोल देती थी तो कि क्या है, 12 साल का वनवास दिया गया होगा। लेकिन कैसा समाज था आर्यों का समाज? पितृ सत्तात्मक। किसकी चलती थी? पिता की चलती थी। जो आदेश पिता का होता था उसी को ही सबसे ज्यादा मान्यता थी। तो ध्यान रखना, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। और सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। बात समझ में आ गई दोस्तों? नेक्स्ट चलेंगे। तो आर्यों का समाज क्या है? पितृ प्रधान है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल थी। ये मैंने आपको बता ही दिया था। जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था। जिसे कुलप कहा जाता था, है ना। जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना। तो वैदिक सभ्यता में बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियों स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है ना। ध्यान रखना, विदुषी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विदुषी का मतलब ध्यान रखना,
विद्वान का क्या है, स्त्रीलिंग है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुषी होगा, है ना। जैसे महान का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, महती होता है ना। ये चीजें ध्यान रखें आप, ये आपके हिंदी में आने वाले काम है। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोलता था, अमाजू कहा जाता था। ठीक है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था, वह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, कैसे, वास, अधिवास और उष्णीय, है ना। वास, अधिवास, इसका ध्यान रखें, वास, अधिवास और क्या था, उष्णीय या नीव कहा जाता था। नीव था एक दुपट्टा डालना को बोला जाता था, नीव बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई, पशुपालन और कृषि था। ये चीजें ध्यान रखें, कैसा था, पशुपालन कृषि था, है ना। गाय के लिए आगे आपका क्वेश्चन देखो, गाय को कैसा, अधन्य, न मारा जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था की गई थी। ये ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से, इसका अच्छा से बात समझना। तो अधन्य शब्द का यहाँ पता लग गया हमें। आर्यों का प्रिय पशु क्या था भाई, घोड़ा था, और प्रिय देवता क्या था, इंद्र था। ये ध्यान रखें। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, लोहा, जिसे क्या बोला गया था, श्याम अयस बोला कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता, लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को क्या बोलते थे, पणी बोलते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, मैंने आपको बताया था, जो किसके अनुपात में चल रही थी, पहले से ही 16 का अनुपात चल रहा था सिंधु सभ्यता में, ऐसी वस्तु विनिमय प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, है ना। इंद्र और अग्नि का ही सबसे बड़ा क्या है, रोल है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। मैंने अभी आपको पहले ऋग्वेद में पढ़ाई दिया कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो कौन सी, सरस्वती। सबसे ज्यादा किसका उल्लेख मिलता है, तो किसका, देखो यहाँ ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, जबकि यमुना का 3 बार है। मैंने आपको बताया था केवल गंगा क्या है, एक बार है। और सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, सिंधु नदी का। पॉइंट थोड़ा हो गया होगा मिस्टेक, सबसे ज्यादा कौन सी है, तो सिंधु नदी है। ठीक है, ध्यान रखना भाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किसका प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक, आगे चलेंगे जब, तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज्य सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था, है ना। वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहता था, सीता रेखा कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की क्या थी भाई, इकाई थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति मूल के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्राकृतिक पहला तत्व है, ध्यान रखना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र देवता को क्या है, संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, यह सवित्र देवता या सूर्य देवता को। ठीक है, ध्यान रखें। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य कितने हैं, आप सभी को पता ही है, तो कितने हैं, 2 है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। जब इसमें 1000 श्लोक पूरे हो जाएंगे तो ऐसा बोला जाएगा सहस्त्र संहिता। ठीक है, ध्यान रखना, जब 1000 पूरे हो जाएंगे, 700, ठीक है, 100 बात समझे, 700 ध्यान रखें, तो यानी कि पूरे 100 करे। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। ठीक है, ध्यान रखना भाई दोस्तों। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। ठीक है। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, चरवाक थे। योग दर्शन के कौन थे, तो कौन थे भाई, पतंजलि थे। अगला है सांख्य दर्शन के कौन थे, तो कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के कौन थे, तो गौतम ऋषि थे। पूर्व मीमांस के कौन थे, तो जैमिनी थे। और उत्तर मीमांस के कौन थे, बद्रायण थे। और वैशेषिक के यदि पूछा गया तो कणाद या उलूक थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको खासकर याद करें भाई दोस्तों। इसमें से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाला ही है ना। और ये प्राचीन नाम, नदियों के प्राचीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ खासकर, जैसे कि कुबा नदी का क्या था, काबुल। वितस्ता किस नदी को कहा जाता है, तो झेलम नदी को। अस्किनी चिनाब को। पुरुषणी रावी नदी को। सतुद्री सतलज को। विपासा व्यास को। सदानीरा गंडक। दृष्टंती घग्गर गोमती गोमल। और सुवस्तु स्वात
तो ये खासकर क्या है, सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इन पर थोड़ा सा वर्क करें भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें याद रखें, एक तो दर्शन और प्रवर्तक, और प्लस नदियों के प्राचीन नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इन पर आप थोड़ा सा वर्क करें दोस्तों। पढ़ने का फ़ायदा तभी होगा जब आपका कंप्लीट पिछला वर्क क्या है, कंप्लीट होता चला जाए। और ऐसे ही सिंपल पढ़ते चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको क्या है, वर्क को कंप्लीट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके क्या है उसको सटीक करें और माइंड में बिल्कुल उसका सेटअप करें। ठीक है दोस्तों।